Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. I'm Shahid Khan and this is our second mock interview. So स्टार्ट करते हैं अपना मॉक इंटरव्यू. फर्स्ट ऑफ ऑल वही आपका क्वेश्चन कि व्हाट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. तो उसमें आपने अपना इंट्रोडक्शन बताना होता है, अपने एजुकेशन बैकग्राउंड, कहाँ से आपने पढ़ा है, जो आपका जॉब एक्सपीरियंस है और जो आपकी रिहाइश वगैरह उसके बारे में बताना होता है. ये मॉक इंटरव्यू जो हो रहा है इसको आप अपना मॉक इंटरव्यू समझ के इसको देखें. तरीक़ाकार ये होना चाहिए कि जैसे क्वेश्चन आपके सामने शो हो, आप वीडियो को स्टॉप करें, उस क्वेश्चन को ख़ुद आंसर करने की कोशिश करें कि आप कर सकते हैं या नहीं. उसके बाद प्ले करके आप देखें कि जो आपने आंसर किया आया वो ठीक है या नहीं. तो इस तरह लेके चलें तो आपकी काफ़ी सारी लर्निंग होगी. तो स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड मॉक इंटरव्यू. हमारे पास पहला क्वेश्चन है आज का कि एक्सप्लेन एमाइनो एसिड. एमाइनो एसिड क्या होते हैं कि ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं विच कंटेन बोथ एमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्साइल ग्रुप. के ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एमाइनो ग्रुप भी हो और कार्बोक्साइल ग्रुप भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं? एमाइनो एसिड बोलते हैं जी. अगर इसकी बच्चों हम जनरल स्ट्रक्चर अगर हम ड्रा करें तो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगी कि ये कार्बन है, ये एक साइड पे अगर कार्बोक्साइल ग्रुप है, ठीक है, और दूसरी साइड पे आपके पास क्या होगा? एमाइन ग्रुप होगा, ठीक है, और एक इसके साथ एक हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे क्या होगा? अल्काइल ग्रुप होगा. इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं उसको हम क्या बनाते हैं? उसको क्या बोलते हैं? एमाइनो एसिड बोलते हैं. और ये क्या होते हैं? बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स. एमाइनो एसिड आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं. और जो इनके अंदर बांड होते हैं, दो एमाइनो एसिड मिलते हैं, जो बांड बनते हैं उसको पेप्टाइड बांड बोलते हैं. पेप्टाइड बांड के थ्रू ये आपस में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं जी. ये पहला क्वेश्चन था. सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, क्या इसकी डेफिनेशन होती है? तो बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स हम कहते हैं कि दी पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड आर कीटोन. ठीक है, कि हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पॉलीहाइड्रोक्सी हों. क्या मतलब? जिसमें OH ग्रुप क्या हों, मैनी और बहुत सारे OH ग्रुप लगे हों और उसके अंदर जो फंक्शन ग्रुप है वो एक तो OH फंक्शन ग्रुप आ गया, सेकंड फंक्शन ग्रुप जो है वो अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उसको हम क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स बोलेंगे. क्या मतलब? कि दी पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड ऑफ अल्डिहाइड आर कीटोन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स. मसलन आपके पास क्या आते हैं? ग्लूकोज आते हैं, फ्रुक्टोज आते हैं. ये सारी आपके पास क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स की एग्जांपल हैं. और हमारे इसमें जो मैक्सिमम क्वांटिटी में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड अवेलेबल है वो आपके पास क्या है? कार्बोहाइड्रेट है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं? हम क्या कहते हैं कि द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स टू विच द कंसंट्रेशन टर्म इन द रेट लॉ आर राइज. क्या मतलब? कि आपके पास जो रेट लॉ होता है उसमें जो कंसंट्रेशन टर्म्स होती है उसके अंदर जो एक्सपोनेंट जो पावर होती है उसको अगर सम करें, कंसंट्रेशन जितनी भी है उनकी जो पावर है उसको सम करें तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं जी. मसलन आपके पास एक कंसंट्रेशन टर्म है ए और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है. और एक कंसंट्रेशन टर्म है बी, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है जी. ठीक है, और ये आपके पास क्या है? एक रेट इक्वेशन है जी. इसका ऑर्डर क्या होगा? तो हम जो एक्सपोनेंट है ये वाले इनको हम क्या करेंगे? सम करेंगे. तो आपके पास क्या बन जाएगा? 2. तो व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके पास क्या है? इसके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके पास 2 है जी. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास ज़ीरो ऑर्डर भी होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर भी, सेकंड ऑर्डर भी, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन भी होते हैं और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन में भी हो सकता है. ठीक है, ये आपने याद रखना. नेक्स्ट चलते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मालिकुलरिटी. ऑर्डर एंड मालिकुलरिटी के दरमियान क्या क्या रिएक्शन डिफरेंस होते हैं? तो याद रखें बच्चों, एक साइड पे आप ऑर्डर रख रहे हैं और एक साइड पे क्या करें? मालिकुलरिटी रख रहे हैं. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है इसमें आपने याद रखना है कि ये आपके पास क्या है? एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है जी. एक्सपेरिमेंट से हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता चलता है. और ये आपके पास क्या है? एक्सपेरिमेंटल नहीं है बल्कि क्या है? थ्योरेटिकल फिनोमेना है. कौन? मालिकुलरिटी. मालिकुलरिटी होती क्या है? नंबर ऑफ मालिक्यूल्स इन्वॉल्व इन ए रिएक्शंस या इन्वॉल्व इन ए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, उसको हम क्या बोलेंगे? मालिकुलरिटी बोलेंगे. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके पास क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है. ठीक है, और इसके अलावा क्या होता है? फ्रैक्शंस में हो सकता है. मगर याद रखें मालिकुलरिटी कैन नेवर बी फ्रैक्शन. ये क्या होते हैं? फ्रैक्शन में कभी भी नहीं हो सकती. मसलन 1.7, 1.6 इस तरह ये आपके पास
नहीं हो सकती। कौन? मालिकुलेटरी। ये आपने याद रखने जी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम 3 तक हो सकते हैं, मगर जो आपके पास मालिकुलेटरी ऑफ रिएक्शन है ये आपके पास 3 से ज़्यादा भी पॉसिबल है जी। एक और याद रखें कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो रेट इक्वेशन से डिटरमाइन होते हैं, और मालिकुलेटरी जो है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम फाइंड आउट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स। पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं? इससे पहले आपने ये माइंड में रखना है कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के मसलन सॉल्यूशंस बनते हैं लिक्विड में। एक होते हैं कम्प्लीटली मिसिबल, एक होते हैं इमिसिबल, और एक क्या होते हैं पार्शियली मिसिबल। कम्प्लीटली मिसिबल का क्या मतलब है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट मुकम्मल तौर पर हर प्रोपोर्शन में एक दूसरे में क्या होते हैं, हल होते हैं। और एक होते हैं इमिसिबल। अब कम्प्लीटली मिसिबल का मतलब एग्जांपल है एथेनॉल एंड वाटर, हर प्रोपोर्शन में एक दूसरे में हल होंगे। इमिसिबल कौन से होते हैं? जो आपस में क्या होते हैं, हल नहीं होते। मसलन ऑयल वाटर में डाल दो, ये मिसिबल नहीं है, ठीक है। और एक होते हैं पार्शियली मिसिबल लिक्विड, मसलन आप फिनॉल है उसको वाटर में डाल लो, किसी हद तक आपके पास वो क्या होते हैं, इसमें मिक्सअप हो जाते हैं, मगर ओवरऑल सारा उसमें क्या होता है, मिक्सअप नहीं, हर प्रोपोर्शन मिक्सअप नहीं होता। ओके, उसके बाद है वाई मोलैलिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ओके, दो टर्म्स हैं हमारे पास। एक मोलैरिटी होती है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, उसको मोलैरिटी बोलते हैं, ठीक है। और एक मोलैलिटी होती है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, कि 1 केजी सॉल्वेंट में कितने मोल्स हैं, उसको मोलैलिटी बोलते हैं। मोलैलिटी के याद रखें, मोलैलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। मसलन टेम्परेचर चेंज करने से मोलैलिटी चेंज नहीं होती। वजह क्या होती है बच्चों? क्योंकि इसमें हम मेस की बात कर रहे होते हैं, और मेस टेम्परेचर भी डिपेंडेंट नहीं है। मगर जब हम मोलैरिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे वॉल्यूम इन्वॉल्व होते हैं। जहाँ पे वॉल्यूम इन्वॉल्व होगा वो आपके पास टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। मसलन टेम्परेचर चेंज करने से उस पर इफेक्ट पड़ेगा, वॉल्यूम चेंज होगा, ठीक है। चूँकि मोलैलिटी में वॉल्यूम की टर्म यूज़ नहीं होती, बल्कि किलोग्राम मेस यूज़ होते हैं, तो मेस चेंज नहीं होता टेम्परेचर चेंज करने से। इस वजह से मोलैलिटी जो है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्टेरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन क्या होती है बच्चों? ये हमारे पास एक ऐसा रिएक्शन होता है कि रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड टू फॉर्म एस्टर इज कॉल्ड esterification. के the reaction in which ester are formed by alcohol and carboxylic acid are called esterification. इसमें चंद एक बातें आपने याद रखनी होगी जो इंपॉर्टेंट है, कि इसमें आपके पास हाइड्रोजन जो है, मसलन इसमें आपके पास क्या होता है, एक आपके पास अल्कोहल होता है बच्चों ROH, ठीक है, और दूसरा आपके पास क्या होता है RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और इससे बनता आपके पास क्या है, आपके पास बनता है RC डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन, और ये R। बच्चों इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है ध्यान रखने वाली वो ये है कि इसमें हाइड्रोजन कौन देगा और OH कौन देगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये OH ग्रुप देगा, और अल्कोहल जो है वो आपके पास क्या करेगा, H+ देगा, ठीक है। तब जाके क्या बनेगा, एस्टर बनेगा जी, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखना है कि इसमें OH कहाँ से आता है, एसिड से आता है, और H कहाँ से आता है, अल्कोहल से आता है। तब जाके ये आपके पास क्या होता है, रिएक्शन होता है, एस्टर बनते हैं जी, ठीक है। एक बात तो ये इंपॉर्टेंट याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पे कैटलिस्ट यूज़ होते हैं, कौन सा, H2SO4, ये उसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होते हैं कैटालाइज। और ये जो एस्टर बनते हैं ये इनकी क्या होती है, स्पेसिफिक फ्रेगरेंस वगैरह होती है जी। ओके, नेक्स्ट है NMR सिग्नल ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल के NMR सिग्नल कितने होते हैं? देखें जी, एथेनॉल आप देखें कि आपके पास ये CH3 है, ये आपके पास क्या है, CH2 है, और ये आपके पास क्या है, ऑक्सीजन, और ये उसके साथ हाइड्रोजन। तो एक सिग्नल इसका होगा 1, ठीक है, और इसका B अलग सिग्नल होगा, ठीक है। इसको मैं A कह देता हूँ बच्चों, इसको मैं B कह देता हूँ, और इसका अलग सिग्नल होगा, इसका C। तो टोटल कितने सिग्नल होंगे? 3 सिग्नल होंगे, एक मिथाइल का, एक मिथाइलिन का, और एक क्या होगा, हाइड्रोजन का। अब अगर बात करें इनकी स्प्लिटिंग की, कि ये सिग्नल को कैसे पहचानोगे, कौन सा इसका है और कौन सा किसका है जी, तो उसको बच्चों ऐसे हम पहचानते हैं। देखो जी, अकेला है ना, इसकी विसिनिटी में कोई नहीं है, तो ये आपके पास सिंगलेट आएगा। ये इसकी विसिनिटी में 3 है ना, मिथाइलिन की विसिनिटी में, तो इसका क्या होगा, टेट्रेट आएगा जी, मसलन 4 उसमें डिवाइड हुआ होगा। और ये NMR में मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इंटरव्यू प्रिपरेशन क्वेश्चन जो है NMR के वो देखें, तो उसमें ये सारा कुछ है। इसका सिग्नल किस में आएगा, क्योंकि इसकी विसिनिटी 2 2+3 n+1 रूल होते हैं ना, तो इसका ट्रिपलेट में आएगा जी, ट्रिपलेट। और ये क्वार्टेट होगा ना, क्वार्टेट 4 में,
ठीक है, और ये ट्रिपलेट में आएगा, ये ट्रिपलेट होगा, ये क्वार्टेट होगा और ये सिंगलेट आएगा। 3 सिग्नल देगा कौन? एथेनॉल। किस में? NMR में जी, याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ अल्काइंस आर एसिडिक। बच्चों अल्काइंस की बात करें तो अल्काइंस की 2 टाइप्स होती हैं, एक होती हैं टर्मिनल, ठीक है, और एक क्या होती है? नॉन टर्मिनल। एक टर्मिनल होती हैं और एक क्या होती है? नॉन टर्मिनल। ये 2 टाइप्स के आपके पास क्या होती हैं? अल्काइंस होती हैं। टर्मिनल कौन सी होती हैं बच्चों? जिसके कोने में ट्रिपल बॉन्ड हो, ये कार्बन और यहाँ पे ये आपके पास क्या है? कार्बन और ये हाइड्रोजन और ये आपके पास हाइड्रोजन। और नॉन टर्मिनल क्या होते हैं? जिसके दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड हो, मसलन कोने पे ट्रिपल बॉन्ड ना हो, यहाँ पे अगर ट्रिपल बॉन्ड हो, ये H3 और ये आपके पास H3। तो ये जो टर्मिनल अल्काइंस हैं ये आपके पास क्या होती हैं? एसिडिक होती हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं? एसिडिक प्रोटॉन होते हैं जी। ये वाली अल्काइंस होती हैं ये एसिडिक नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एसिडिक प्रोटॉन कोई नहीं है, ठीक है। तो याद रखें कि अमंग अल्काइंस द टर्मिनल अल्काइंस आर एसिडिक, ठीक है, ये आपने याद रखना है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एक्सप्लेन लेवलिंग इफेक्ट। लेवलिंग इफेक्ट क्या होता है? लेवलिंग इफेक्ट क्या होता है? जैसे नेम इंडिकेट कर रहा है कि लेवल, क्या मतलब कि हमारे पास कुछ सॉल्वेंट ऐसे होते हैं बच्चों जिसमें आप एसिड, मुख्तलिफ एसिड को आप उसमें डालें तो उनकी स्ट्रेंथ सेम शो होती है। मसलन आपके पास नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसको अगर हम वाटर में डालें, ठीक है, अगर आपके पास क्या है? नाइट्रिक एसिड है, इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, और HCl वगैरह है, इसको आप क्या करें? वाटर में डालें, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ये आपके पास इन तीनों को डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा? इन सब की क्या करेगा? सेम स्ट्रेंथ शो करेगा, सेम स्ट्रेंथ शो करेगा, ठीक है। तो इस तरह का जो इफेक्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? लेवलिंग इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। जब क्या करेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड को वाटर में डालें और वो सेम स्ट्रेंथ शो करें तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? लेवलिंग इफेक्ट। और जो सॉल्वेंट है जो ये इफेक्ट शो कराते हैं जैसे वाटर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लेवलिंग सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। फिर इसकी जगह इनकी स्ट्रेंथ को कैसे हमें पता चलता है कि इनमें से कौन सा स्ट्रांग है कौन सा वीक है? तो इसके लिए डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट होते हैं, ठीक है। मसलन फिर इसकी जगह वाटर की जगह एसिटिक एसिड में इसको डालें तो वहाँ पे आपके पास क्या होता है? वहाँ पे इनकी स्ट्रेंथ हम अलग अलग कर सकते हैं कि कौन सा स्ट्रांग है कौन सा वीक है जी। उसके बाद है व्हाट इज़ ओजोनोलिसिस, इस टाइप एंड एप्लीकेशन। ओजोनोलिसिस क्या होती है कि जब हम क्या करते हैं, मसलन कोई अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, अल्कीन वगैरह है बच्चों, इसका हम क्या करते हैं? रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? ओजोन के साथ। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? ओजोनोलिसिस बोलते हैं जी, ठीक है। इसकी टाइप क्या है? 2 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? एक होती है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस और एक क्या होती है? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। मैं यहाँ पे करता हूँ। अगर आपके पास क्या है? जिंक है प्लस वाटर है, ठीक है, ये यूज़ हो रहा है। और दूसरी साइड पे आपके पास क्या है? जिंक नहीं है, सॉरी, जिंक नहीं है, जस्ट आपके पास क्या है? आपके पास जस्ट क्या है? वाटर है। जस्ट मिनट, जस्ट आपके पास क्या है? वाटर है, ठीक है। तो ये जो ओजोनोलिसिस होगी जिसमें वाटर होगा तो इसके अंदर जो फाइनल कंपाउंड होगा ना वो आपके पास क्या बनेगा? एसिड बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो इस तरह की जो ओजोनोलिसिस होती है बच्चों उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस बोलते हैं, याद रखें, ठीक है। और ये जो रिएक्शन होता है मसलन जिसमें जिंक और H2O होते हैं, इसमें जो फाइनल कंपाउंड बनते हैं वो आपके पास या तो अल्डिहाइड बनते हैं या आपके पास कीटोन्स बनते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस बोलते हैं, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, दोनों का याद रखना है। इसको रिडक्टिव ओजोनोलिसिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर जिंक होती है, जिंक जो H2O2 बनता है उसको नहीं छोड़ती, उससे ऑक्सीजन लेके उसको वाटर में कन्वर्ट करती है, जिंक ऑक्साइड बना देती है, तो वो कार्बोनाइल कंपाउंड को फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। मगर इसमें चूंकि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में कोई भी मेटल नहीं यूज़ हो रही तो ये जो H2O2 बनता है वो डायरेक्टली कार्बोनाइल कंपाउंड को क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज करते हैं। तीसरा जो इसका पार्ट है वो इसकी एप्लीकेशन है। इसकी एप्लीकेशन क्या है बच्चों? इसकी एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्या करती है? ये आपके पास लोकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, लोकेट करती है किसको? पोजीशन को, किसकी? डबल बॉन्ड की पोजीशन ऑफ ट्रिपल डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड की पोजीशन को लोकेट करती है क्योंकि जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा वहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप लग जाएगा, ठीक है। तो ये इसके ओजोनोलिसिस क्या हुआ, उसकी टाइप्स और उसकी एप्लीकेशन, तीनों बातें यहाँ पे कर दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लिगेंड एंड इट्स टाइप। लिगेंड क्या होती है बच्चों? ऐसा आपके पास एटम या मॉलिक्यूल जो क्या करे? वी डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे किसको? सेंट्रल मेटल एटम को,
ठीक है। तो इस तरह की जो स्पीशीज़ होती हैं, जो एटम होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो आयन्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? लिगेंड बोलते हैं। तो इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड। अगर ऐसा लिगेंड है जो एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मोनोडेंटेट। ऐसा लिगेंड है जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं बाइडेंटेट। ठीक है। और ऐसा लिगेंड है जो 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं बच्चों, उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीडेंटेट लिगेंड बोलेंगे। ठीक है। इसके अलावा भी हमारे पास डिफरेंट एम्बीडेंटेड लिगेंड भी एक टाइप होती है कि उसमें हम कहते हैं कि हमारे पास 2 आपके पास डोनेटिंग साइट होती हैं। ठीक है। मगर एट ए टाइम एक साइट से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? एम्बीडेंटेड लिगेंड्स बोलते हैं जी। और लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल के दरमियान जो बॉन्ड होता है, अक्सर ये भी पूछा जाता है, तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। क्यों? क्योंकि सेंट्रल मेटल के पास कोई इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए नहीं होते, लिगेंड ही इलेक्ट्रॉन देते हैं तो वही शेयर होते हैं। उसके बाद है व्हाट इज़ लेज़ाइन टेस्ट। लेज़ाइन टेस्ट क्या होता है? ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम उसमें क्या करते हैं, हम नाइट्रोजन और हेलोजन वगैरह की डिटेक्शन के लिए एक टेस्ट यूज़ करते हैं, उसको लेज़ाइन टेस्ट बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ हम क्या करते हैं, सोडियम मेटल को पहले हीट करते हैं, उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डालते हैं, उसको रेड हीट करते हैं, फिर इसको क्या करते हैं, वाटर में डालते हैं। ठीक है। और इसको फिर क्या करते हैं, फ़िल्टर करते हैं। इसको क्या करते हैं, फ़िल्टर करते हैं। और फ़िल्टर करके ये हमारे पास एक्सट्रैक्ट बन जाते हैं, जिसको लेज़ाइन एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। सोडियम लेज़ाइन टेस्ट या लेज़ाइन एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है। फिर इसमें मुख्तलिफ रिएजेंट डाल के हम नाइट्रोजन और हेलोजन वगैरह की डिटेक्शन करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं? लेज़ाइन टेस्ट बोलते हैं जी। इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे एक्सप्लेन लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर हमारे पास बेसिकली 4 लेयर्स होती हैं। एक होती है ट्रोपोस्फेयर, दूसरी लेयर होती है स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरी होती है मीजोस्फेयर और चौथी लेयर क्या होती है? थर्मोस्फेयर। पूछा ये जाता है कि ये लेयर्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस बेस पे? तो याद रखें बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन इन लेयर्स को हमने क्या किया है? डिफरेंशिएट किया होगा। सबसे कोल्डेस्ट रीजन एटमॉस्फेयर में कौन सा है? मीजोस्फेयर इज़ द कोल्डेस्ट रीजन। ठीक है। और सबसे हॉटेस्ट रीजन आपके पास कौन सा है? तो वो आपके पास क्या है? वो आपके पास थर्मोस्फेयर है। अक्सर ये पूछा जाता है कि एयरप्लेन किस लेयर में मूव करते हैं? तो एयरप्लेन स्ट्रेटोस्फेयर में मूव करते हैं। रीज़न क्या होती है कि वहाँ पे एयर डेंसिटी कम होती है, ट्रोपोस्फेयर में एयर डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे फ्यूल कंजप्शन वगैरह क्या होती है? कम होती है फिर एयरप्लेन की, तो इस वजह से वहाँ पे वो फ्लाई करते हैं जी। अच्छा, स्ट्रेटोस्फेयर को ओजोनोस्फेयर भी बोलते हैं बच्चों। क्यों? क्योंकि उसमें ओजोन लेयर होती है जो कि हमें हार्मफुल रेडिएशन से क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ पोल्यूटेंट्स, एक्सप्लेन इट्स टाइप। पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं बच्चों? ऐसे सब्सटेंस, ऐसी थिंग्स जो क्या करते हैं? विच काज पोल्यूशन। द सब्सटेंस विच काज पोल्यूशन इज कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। ठीक है। आर कॉल्ड पोल्यूटेंट के ऐसे सब्सटेंस जो पोल्यूशन काज करें उनको हम क्या बोलते हैं? पोल्यूटेंट्स बोलते हैं। इसकी टाइप्स की बात करें तो 2 टाइप्स होती है। एक होती है प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, ठीक है, और एक क्या होते हैं? सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। बच्चों प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? विच आर डायरेक्टली रिलीज टू एयर फ्रॉम देयर सोर्स आर कॉल्ड प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के। ऐसे पोल्यूटेंट जो डायरेक्टली हमारे पास क्या हो? एयर में रिलीज हो। कहाँ से? फ्रॉम देयर सोर्स, उसको प्राइमरी पोल्यूटेंट्स बोलते हैं। और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं बच्चों? ऐसे पोल्यूटेंट्स विच आर नॉट डायरेक्टली रिलीज फ्रॉम देयर सोर्स, उनको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बोलते हैं। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कैसे बनते हैं? कि जब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जो हैं ये किसी अदर सब्सटेंस के साथ क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे और उससे क्या बनेंगे? सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनेंगे। जैसे आपके पास क्या है? कार्बोनिक एसिड है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स चीज। ओजोन है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। अच्छा, ओजोन इज अ पोल्यूटेंट्स किस लेयर में? हमारी जो ट्रोपोस्फेयर में, इसमें क्या होता है? पोल्यूटेंट होता है जी। ठीक है। बाकी स्ट्रेटोस्फेयर में पोल्यूटेंट्स वगैरह नहीं होता। इसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड जो एसिड रेन में होता है वो आपके पास सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स की कैटेगरी में आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की कैटेगरी में आएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे इंटरव्यू। इंशाल्लाह इस तरह की सीरीज़ आप चैनल के साथ जुड़े रहें। तो जब तक इंटरव्यू हो रहे हैं तो मैं इस तरह के मॉक इंटरव्यू आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो अगर आपने बाकी वीडियोज़ मसलन मुख्तलिफ़ चैप्टर्स पे, मुख्तलिफ़ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो वीडियोज़ देखनी है इंटरव्यू क्वेश्चंस की, तो वो भी मैंने इंटरव्यू सेशन में अपलोड की हुई हैं। उसमें आप प्ले लिस्ट में जाके इंटरव्यू प्ले लिस्ट, इंटरव्यू प्रिपरेशन की प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं कि बहुत 20-22 वीडियोज़ हैं।
तो जो कि मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बनी हुई है, ठीक है। तो ये जो अब सीरीज़ है ये मॉक इंटरव्यू है फ्राम ऑल ओवर, मसलन कहीं से भी मैं क्वेश्चन उठा के आपसे ये क्या डेली बेस पे इस तरह की 15-20 मिनट की डिस्कशन करूँगा। तो आप ये कि अगर आपने बाकी वीडियोज़ नहीं देखी तो आप उन वीडियोज़ को देखें, वहाँ से आपको बड़ा फ़ायदा होगा। इन मॉक इंटरव्यू को देखें और अपनी प्रिपरेशन चेक करें कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, ठीक है। और आप इसके अलावा अगर मसलन आपको कोई इशू आ रहा है, मटेरियल वगैरह चाहिए आपको, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पता कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मटेरियल बने, मेरा इंटरव्यू का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, तो ये है भी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं, मटेरियल आपको चाहिए तो वो ले सकते हैं। तो विश यू गुड लक। तो बस कॉन्फिडेंट रहें, अपनी प्रिपरेशन जारी रखें और बस अल्लाह पाक से मांगें, इंशाअल्लाह बहुत बेहतर होगा। जो आपके हक़ में बेहतर है वही होगा, ठीक है। बस आप दुआ करें और अपनी प्रिपरेशन करें, कॉन्फिडेंट रहें, यू विल बी सक्सेसफुल। थैंक यू सो मच।